नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। लोकसभा चुनाव के अब तक के चरणों में कम वोटिंग ने राजनीति के रणबांकुरों को हैरान कर दिया है। सियासी चालों को बादशाह भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी चाल गलत हो गई, कि वोटर मान ही नहीं रहा है। उनका डर बढ़ रहा है कि रणक्षेत्र की बाजी बदल ना जाए, इसलिए अब वे रणनीति बदल रहे हैं। हमारी आज की बिग डिबेट इसी मुद्दे पर है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात यह है कि पहले 2 चरणों में पिछले चुनावों के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बूथ में ज्यादा से ज्यादा मतदान पक्का करेंगे। दूसरा, हमें पोलिंग बूथ जीतना है। पोलिंग बूथ जीतेंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है, हर पोलिंग बूथ जीतना है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में वोटिंग से पहले पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जमकर प्रचार किया है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण की वोटिंग में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा गुना से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, बारामती सीट से सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच मुकाबला होगा। इसी चरण में मैनपुरी में भी लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं मिलन भार्गव, बीजेपी प्रवक्ता, विवेक त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता, और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सवाल विवेक जी आपसे है। आप लगातार देख रहे हैं कि तीसरा चरण बस कुछ दिन बाद उसकी वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम चल रहे हैं, मध्य प्रदेश की यदि बात कर ली जाए, पूरे देश की बात तो चलिए करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के लोग जा रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं आप, कैसे संभालेंगे? आज भी 2 बड़े नेता गए हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जब अजीत पवार जी विपक्ष में होते हैं तो उन पे करोड़ों रुपए के घोटाले का ईओडब्ल्यू मुकदमा दर्ज करती है। जैसे ही वो भाजपा में शामिल होते हैं, ईओडब्ल्यू कहती है कोई घोटाला ही नहीं हुआ। तो निरंतर भाजपा विपक्षी दलों को खत्म करने का पूरे देश भर में षड्यंत्र कर रही है। उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं देश भर में जिस तरीके से राजनीतिक दलों को तोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज देश की जनता इस बात को समझ रही है। निरंतर कल इंदौर के भी हमारे प्रत्याशी को जिस तरीके से राजनीतिक अपहरण किया गया, कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी अपनी गाड़ी में बैठाल के प्रत्याशी को ले जाते हैं, नामांकन वापस कराते हैं। उससे पहले 3 दिन पूर्व उनके ऊपर 307 का प्रकरण दर्ज किया जाता है, उनकी संपत्तियों का सीमांकन करा के डराया धमकाया जाता है। तो निश्चित इस तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों को खत्म करने का पूरे देश भर में भाजपा षड्यंत्र कर रही है। एक तरफ तो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा संगठन बताती है, करोड़ों कार्यकर्ताओं का डेटा देती है, परंतु ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को उनको अपने संगठन में शामिल कराना पड़ रहा है। इससे कहीं ना कहीं भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात तपस्या करता है, मेहनत करता है, उन लोगों का मनोबल टूट रहा है। आज आप देखिए देश के प्रधानमंत्री विवेक जी, मनोबल की जहां तक बात है, ये देखा जाए कि बीजेपी का कितना मनोबल टूट रहा है कार्यकर्ताओं को, लेकिन कांग्रेस के मनोबल की बात जरूर करें। कांग्रेस का कितना मनोबल टूट रहा है, क्योंकि लगातार अपने दल के नेताओं को जोड़कर साथ रखने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी होती है। मिलन जी से इसका जवाब लेते हैं कि लगातार आप जिस तरह से, जो आपने अभी विवेक त्रिपाठी जी को भी सुना, क्या आपको लगता है कि नेताओं की कमी है? क्या वो इस तरह कह रहे हैं कि भाई पूरे सब लोगों को तोड़ के ले जा रहे हैं? मिलन जी। देखिए मुझे, मैं विवेक जी के तकनीकी कारण से कुछ बात तो नहीं सुन पाया उन्होंने क्या विषय था, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूं उनका मंतव्य क्या है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की यही हताशा और निराशा है। जिस नेतृत्व की बात वो करते हैं, जीतू पटवारी जी को जिस प्रकार से नेतृत्व दिया, अचानक उनका सफल नेतृत्व ये दिख रहा है कि लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं या प्रत्याशी हैं वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अक्षम नेतृत्व साबित हो रहा है। तभी लगातार आप देखिए लाखों लाख संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। चुनाव से पूर्व जिस प्रकार से
कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी ढूंढ रही थी, उस समय कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता खुले मन से कह रहे थे मैं क्यों चुनाव लड़ूं, 2.5 वर्ष मेरा राज्यसभा का बचा है। तो ये बताता था कि चुनाव लड़ने की इच्छा किसी प्रत्याशी की नहीं है, और वो भी ऐसा दल जो एक सदी से ज्यादा राजनीतिक क्षितिज पर रहा हो, और आज इस स्थिति में आ गया हो कि उसके विचार को लेकर, उस चिन्ह को लेकर कोई जनता के बीच अपने आप को ये सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है कि किस प्रकार से नेतृत्व उसको मिलेगा। तो ये बताता है कि कोई नामांकन में गलती कर रहा है, कोई नामांकन वापस ले रहा है। तो वो जान गए, समझ गए कि इस चुनाव चिन्ह के साथ राजनीति कर, इसके पीछे बहुत लंबा एक कालखंड है जो अक्षर जिस प्रकार का नेतृत्व रहा और देश भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते आज देश विरोधी आप नीतियों का समर्थन करने लगे, देश विरोधी तत्वों के साथ आप खड़े दिखाई देने लगे, आतंकवादियों का समर्थन आपने किया, आप मुद्दों पर राजनीति कर नहीं पाए। आज भी आप देखिए जिस प्रकार का मैनिफेस्टो लाए हैं वो उसमें तुष्टीकरण की राजनीति को किस चरम सीमा तक वो ले जाना चाह रहे हैं। उनका ये मानना है कि देश की हिंदुओं की संपत्ति को अधिकृत करके वो मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं। मतलब इस देश में किस दिशा में आप ले जाना चाह रहे हैं, धार्मिक और जातीय हिंसा आप कराना चाह रहे हैं। इस देश में यदि विकास की सौगात, चलिए मिलन जी आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो मैंने सवाल किया था कि आखिर क्या बीजेपी में नेताओं की कमी है, उसको भी जरूर आप फोकस करते, जरूर आपकी बात सुनी, दोनों प्रवक्ताओं की बात आशीष दुबे जी आपने भी सुनी है कि किस तरह से क्या 2 फेज के चुनाव हो गए हैं, रणनीति आपको बदलती हुई दिख रही है। जो विषय पे जिस पे हम लोग बहस अभी कर रहे हैं, आपको लग रहा है रणनीति मुद्दों से भटक कर कहीं और आ रही। मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो फोकस में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से प्रत्याशी नेता उनके साथ जुड़ते चले जाएं कांग्रेस के। जी हाँ, बिल्कुल ये बात तो है ही, और हालांकि ये दौर शुरू से ही चल रहा है कि दल बदल के लिए, और ये भी एक नया ही प्रयोग है कि बाकायदा एक न्यू ज्वाइनिंग के नाम से विंग भी बनाया गया जी। तो ये चीज़ें जो हैं शुरू से फोकस में है। और जहाँ तक ये बात है कि नेताओं की जो भाजपा में जो ये कहने चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो ज़्यादा फौज वहाँ बढ़ती जा रही है, तो ये तात्कालिक रूप से मुझे लगता है प्रयोग ठीक हो सकता है कि किसी तरह से दबाव बना के या किसी तरह से भी जाति या और क्षेत्रीय समीकरणों को साथ करके मिशन 29 को पाया जाए। क्योंकि एक तो देखिए बीजेपी का मिशन ही बहुत टफ है जो बीजेपी ने रखा है 2000 मिशन 29, उसको पूरा करने के लिए राजनीति में चूंकि इन चीज़ों की आज़ादी होती है, इस तरह के काम और प्रयोग की, तो बीजेपी को भी स्वाभाविक रूप से इसकी आज़ादी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को अपनी तरफ करे और तात्कालिक गणित साध ले। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि इसमें कांग्रेस की सिर्फ बेचारगी ही नहीं देखी जा सकती, बल्कि कांग्रेस के साथ समस्या ये भी हो गई है कि आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर वहाँ स्वेच्छाचारिता बहुत ज़्यादा हो गई। इसकी वजह से अनुशासन की वहाँ कमी हुई और समर्पण की भी लगभग कमी हुई है वहाँ पे। तो कई जो नेता अभी गए हैं वो इसकी वजह से भी गए हैं, और अधिकांश जो बाकी नेता हैं वो शासकीय प्रभाव में या अपना किसी लालच में या किसी और वजह से भी गए हैं। तो ये दोनों ही चीजें जी लगातार जो रणनीति बदलने की बात हो रही थी, पहले फेज में हमने देखा, दूसरे फेज में भी जिस तरह से विरासत कर और मंगलसूत्र जैसी बात आई, संविधान बदलने की बात आ रही है, संविधान बदलने की बात कांग्रेस कर रही है। सवाल लेंगे जरूर भार्गव जी से। भार्गव जी, आप लगातार संविधान बदलने पे लेके भी बात कर रहे थे, मिलन भार्गव ने इस सवाल को भी उठाया था बीच में कि लेकिन अब जो मामला आ गया आरक्षण पे आ गया, दोनों सभी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि आरक्षण को लेके अचानक तीसरे फेज का जो मुद्दा है बिल्कुल कि आरक्षण कोई संविधान में लिखा हुआ है जो जितना आरक्षण मिलना है जरूर मिलेगा, लेकिन बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं। मिलन जी देखिए अमित जी, बहुत ही स्पष्ट है, आरक्षण को लेकर जिस तरह का भ्रम का वातावरण बनाकर जातीय हिंसा फैलाकर कांग्रेस पार्टी विरोध को हथियाना जरूर चाह रही है, लेकिन वो ये भूल रही है कि आरक्षण जैसे मुद्दों पर वो कई बार सही साबित हुई है, और आरक्षण देने के बाद भी किस प्रकार से आपने वादा खिलाफी लोगों के साथ की है। तो जो एक गरीब वर्ग है जो हमेशा देखता रहा कि उसको आरक्षण के माध्यम से उसके जीवन में बदलाव आएगा, उसको उसका अधिकार मिलेगा, तो ये इसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा पीछे रही है। आज भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से राजनीति कर रही है, उसमें आरक्षण को लेकर कभी कोई बात नहीं की गई, बदलाव किया जाएगा। देखिए जिसको जिसका अधिकार मिलना चाहिए, संवैधानिक रूप से उसको उसका अधिकार मिल रहा है। आज विकास की बात हो रही है तो कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से हिंसा की बात करती है। आज जब 3 तलाक जैसे कुप्रथा को खत्म किया गया, जो लंबे
दशकों से चल रही थी उसकी सरकार, तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद उसको लागू करने की मंशा जाहिर कर रही है? आज जब देश में लंबे 500 वर्षों तक देश में आजादी के बाद सरकारों का निर्माण हुआ, लेकिन 500 वर्ष से राम मंदिर लला की बात चल रही थी कि राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। किस प्रकार से एक बाबर जैसे आक्रांता ने मंदिर तोड़कर अपना ढांचा बनवाया, तो उसकी बात किस प्रकार से कानूनी रूप से पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज राम मंदिर बना, तो कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की भावना रखती है सबको जाहिर है। दूसरी बात, 370 जैसा एक गंभीर मसला जिसको कांग्रेस पार्टी कहती थी कि 370 को छेड़ा तो देश में आग लग जाएगी, मतलब आपने देश के टुकड़े कर दिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर जैसा जो अभिन्न अंग देश का है, जैसे बाकी राज्य वैसे वो राज्य, लेकिन उसमें आप हमेशा उसको अलग करने की बात करते रहे। उसको खत्म करके शांतिपूर्ण ढंग से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बनाया, तो कांग्रेस कहती है हम आएंगे 370 लागू करेंगे। तो एक कांग्रेस की मानसिकता दिख रही है। और ऐसे नहीं, आप देखिए कर्नाटक में जब ये आए तो धर्मांतरण को लेकर जो कानून बना था कि हिंदुओं की बेटियों को किस प्रकार से धर्मांतरित किया जा रहा है, उसमें एक सजा का प्रावधान था, उसको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। गौ हत्यारों पर प्रतिबंध लगे, उसमें सख्ती हो, गौ हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कर्नाटक में किया। उसके बाद मुस्लिम आरक्षण लेकर आ गए। मतलब आप देखिए तुष्टीकरण की राजनीति के चरम सीमा। आप तो कह रहे हैं कि राजनीति में हम सत्ता में जैसे ही आएंगे, इस देश की विरासत को, इस देश के गरीब जनता को, हिंदुओं की जो संपत्ति है उसको लूट कर हम इसको बांटने की बात कर रहे हैं। मतलब आप हद कर रहे हैं। नहीं, इसका जवाब जरूर, इसका जवाब विवेक जी आपको इसका जवाब जरूर देना चाहिए। देश में आगजनी करना चाह रहे हैं जी, ये स्पष्ट है इनकी मंशा। बिल्कुल जवाब लेते हैं विवेक जी। लगातार आरक्षण लेकर जो गलतफहमी की बात कर रहे हैं, या आपने कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है गलतफहमी, या जिस तरह से बीजेपी कह रही है वैसा नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं आरक्षण को लेकर? किस तरह से बात की है आपके नेताओं ने? देखिए, कर्नाटक का जिक्र किया, वहां पे कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। देश में विभाजनकारी राजनीति करने के लिए भाजपा प्रसिद्ध है। आज देश में हिंदुओं को डराने के लिए मुसलमानों का भय दिखाना भाजपा का कार्य है। कर्नाटक में आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 10 साल से मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है, इसका जिक्र आप कभी नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले आज लोकसभा चुनाव में अपने 10 साल की उपलब्धियां बताने की जगह आप कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। आप धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं। 10 सालों में आपने जब चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की, जनता ने आप पे विश्वास जताया, तो आपने विकास क्या किया? महंगाई पे कितना कंट्रोल किया? बेरोजगारी कितनी खत्म की? भ्रष्टाचार का क्या किया? आप कहते थे भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हर भ्रष्टाचारी को तो आपने भाजपा में शामिल कर लिया। जो विपक्ष में होता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, भाजपा में आ जाता है तो वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। तो निश्चित ही जनता देख रही है। आज अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो उसका सबसे मूल कारण यह है कि जनता का भाजपा से विश्वास उठ चुका है। लोकतंत्र को तार तार करना और भाजपा का लक्ष्य है कि अन्य विपक्षी दलों को खत्म करना है, संविधान को मिटा देना है। अंबेडकर जी का जो संविधान है उसी से देश चल रहा है, देश संविधान से चलेगा। परंतु भाजपा चाहती है हमें 400 पार दीजिए, हम संविधान को बदल के रख देंगे। तो ये इनकी कहीं ना कहीं रणनीति है, इसको जनता समझ चुकी है और जनता आज जानती है कि जो मूल मुद्दे हैं, मूल समस्याएं हैं, भाजपा उस पर बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा आज भी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करना चाहती है। देश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए 10 सालों में जो भाजपा ने नीति अपनाई है, इससे कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आज लाखों की संख्या में पद रिक्त है, उन पर भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं की जाती? आज पहली बार देश में 2 तरीके के सैनिक हो रहे हैं। एक अगर शहीद होगा तो उसको सम्मान मिलेगा, दूसरा शहीद होगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का जो प्रयोग भाजपा ने किया है वो असफल प्रयोग है। आपने किसानों के ऊपर काले कानून थोपे, किसान सड़कों पे उतरे, भाजपा ने उनको खालिस्तानियों की उपाधि दे दी। कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पे आना पड़ा ना, जब किसान आक्रमक हुआ आपको बैकफुट पे आना पड़ा। आज वोटिंग परसेंटेज क्यों कम होता है? जब देश का युवा देखता है कि रोजगार के नाम पे हमें, इस मुद्दे को जरूर बताएं कि आखिर मुद्दे की राजनीति करने से रोक कौन रहा है? आप राजनीति होनी चाहिए ना, गुमराह करने का प्रयास। देश के प्रधानमंत्री उठा रही है, देश के प्रधानमंत्री कितने, देखिए देश के प्रधानमंत्री कितने लाचार है। 10 साल की उपलब्धि बताने की जगह वो इस बात पे वोट मांग रहे कि बजरंग बली के नाम पे वोट दे दें। कर्नाटका में देश के प्रधानमंत्री ने कितना हास्पद बयान दिया कि कल ईवीएम का बटन आपको बजरंग बली के नाम पे दबाना है, तो वहां की जनता ने दबाया। जिस तरीके से नकारा भाजपा को, तो ये भाजपा को देखना पड़ेगा। आज प्रभु श्री राम आपके पास आएंगे। आशीष जी से एक छोटा सा सवाल है। आशीष जी, देश में जो मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, आपसे भी आरक्षण की बात की थी, दोनों पार्टियों ने आरक्षण को लेकर जिस तरह से तीसरे फेज के पहले आरक्षण पर दोनों पार्टियों के अपने अपने बयान हैं, उसको लेकर आपको लगता है कि तीसरे फेज की जो हम मतदान है बढ़ेगा इस मुद्दे को लेकर? ये निश्चित तौर पे कोशिश जो है मतदान बढ़ाने की ही है।
और हम देखेंगे कि पहला चरण जो हुआ था उसके पहले मैनिफेस्टो प्रमुख था, जिस पर दोनों पार्टियों ने पहले चरण पे जोर आजमाइश की थी। दूसरे चरण में मुद्दे तीसरे कुछ अलग हुए और तीसरे चरण में अब जो है संविधान, आरक्षण और ये चीजें जो है अब हावी हैं। तो ये सारी कवायद ही इसलिए है कि भाजपा भी चाहती है कि उनका जो मूल कॉर्डर है, जो मूल कार्यकर्ता हैं और उनका जो समर्थक वर्ग है, जो उनको सरप्लस करता है पिछले 10 सालों से, वो ज्यादा संख्या में वोट करे। कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि संविधान के बदलाव की जो वो आशंका जता के बात कर रहे हैं, इससे उनके भी जो है कि जो उनका जो मूल कॉर्डर है वो करे और वो वर्ग जो किसी और पार्टी में चला गया है, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी में चला गया है, वो कांग्रेस की तरफ आए। तो ये दोनों प्रयास इस तीसरे चरण के लिए हो रहे हैं, जो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। और ये जो चुनाव है ये थोड़ा सा मैनिफेस्टो से पटरी से उतर गया है या इसको मतदान बढ़ाने के लिए और अपने पक्ष में लाने के लिए उतारा गया है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा है। लेकिन आरक्षण को लेकर ही बीजेपी के जो राज्य मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, जो गौतम टेटवाल है, उन्होंने तो कहा है जो आरक्षण पे हाथ लगाएगा हाथ जला देंगे। इस तरह की बयानबाजी भी सामने आई है। मिलन जी, क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो 29 में से 28 सीटें हैं, उसके बाद ही मध्य प्रदेश में जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं, लगता है कि कितना कंट्रीब्यूशन और बढ़ पाएगा, इससे क्या बढ़ेगा? देखिए अमित जी, लगातार जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी में हो रही है, एक असफल नेतृत्व और वैचारिक रूप से जो खालीपन कांग्रेस पार्टी में आ गया है, उसके कारण लगातार उनके नेता समझ रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें जनता के बीच विश्वसनीयता बनाना मुश्किल है। आज भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ा है उसमें लगभग 40 वर्षों का एक लंबा संघर्ष है। हमारे विचार 40 वर्ष पूर्व भी वैसे ही थे जो आज है। हम स्थायी रूप से, हम कथनी और करनी में अंतर नहीं रखते हैं। जिस प्रकार का कथनी हमारी 40 वर्ष पहले थी वही आज है, और स्पष्टता के साथ हम बहुमत के साथ सरकार बनाकर जो संकल्पना और विकसित राष्ट्र की जो कल्पना की है प्रधानमंत्री जी ने, उस दिशा में आगे बढ़ने की बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस प्रकार की सरकार में अब आप देखिए कि गरीब प्रमुखता से रखा गया, गरीब को पक्का मकान मिले, उसकी दिशा में 4 करोड़ मकान देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। गरीब को शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकता उसकी पूरी जो 70 सालों में नहीं हुआ, आज 10 वर्षों में पूरा होके हो गया। इतने करोड़ संख्या में आज शौचालय है। आज चूल्हे से मुक्ति देने के महिलाओं को, आज उनको जीवन को उन्नयन बनाने की दिशा में आज गैस चूल्हा तक दिया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। आज युवाओं की बात अभी विवेक जी कर रहे थे, मैं उस बात पर आपसे पूछना चाह रहा था और बोलना भी चाह रहा था कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी फाइट क्यों नहीं कर पा रही। ये मुद्दे जरूर गिराते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। आपको हैरानी होगी और मैं बताऊंगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है कांग्रेस के लोग, जब भविष्य निधि जैसी जो संस्था है जहां गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों को बोला जाता है कि आपके यहाँ नौकरी होगी तो वहां उनका अकाउंट खुलेगा। 2014 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, वहां 11 करोड़ अकाउंट हुआ करते थे जो एम्प्लॉइज के होते हैं। आज हम 2024 में बैठे 26 करोड़ के ऊपर एम्प्लॉइज के अकाउंट है, जो बताता है कि पिछले 10 वर्षों में 15 करोड़ लोगों को सरकारी गैर सरकारी नौकरियां मिली हैं। तो इसीलिए तो ये इनके जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं, स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके दम पर ये राजनीति कर रहे हैं। टेलीविजन पर जरूर चिल्लाएंगे लेकिन इनकी राजनीति टेलीविजन तक सीमित रह गई है। एसी कमरों में बैठ के निर्णय कर लेते हैं। अब आप देखिए इंदौर जैसे शहर जो मेट्रो सिटीज में आगे बढ़ रहा है और उसमें उनका नामांकन वापस लेने उनका प्रत्याशी, इससे दुर्भाग्य का होगा और उनका प्रदेश अध्यक्ष नदारत रहता है। तो कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार ये आत्मावलोकन जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को करने की जरूरत है। लेकिन विवेक जी, जो भार्गव जी ने भी पूरे मुद्दे गिना रहे थे लगातार कि आखिर क्या मुद्दे बीजेपी के थे, क्या काम किया था, उन्होंने पिछले बार गिनाए। क्या ऐसे आपके कोई 5 मुद्दे हैं जिनको लेकर तीसरे फेज में, बाकी सब बातें हो रही हैं, लेकिन क्या जो रणनीति है तीसरे फेज की कांग्रेस की क्या रहेगी? देखिए निश्चित ही अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र मिलन जी ने जो असत्य बयान यहाँ पर दिया, मैंने पूछा 2 करोड़ रोजगार देने की बात क्यों नहीं की जा रही। मिलन भाई पढ़ने को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के भाजपा के घोषणा पत्र को पढ़ने के अलावा मूल जो स्थिति है उसको तो स्पष्ट कर लीजिए। पीएफ अकाउंट तो मेरी भी संस्था का है, 25 लोगों का तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन है, उसमें आपका क्या योगदान है? मेरी संस्था है, मैं दिन रात परिश्रम करके उसको खड़ा कर रहा हूं। मेरी खुद की संस्था है मिलन जी, किसी और की बात नहीं कर रहा, खुद की बात कर रहा हूं। मेरी संस्था है,
उसका पीएफ अकाउंट है, उसमें 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपका क्या योगदान है? सैनिक अपना काम कर रहा है तो आपको उसमें क्रेडिट चाहिए, देश का किसान अपना काम कर रहा है तो आपको उसमें क्रेडिट चाहिए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, अगर आज देश का युवा रोजगार के लिए परेशान होके खुद का रोजगार खड़ा करता है और पीएफ अकाउंट खुलवा लेता है तो उसकी भी क्रेडिट आपको चाहिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मिलन जी। मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा शासकीय पद रिक्त है। क्या भाजपा में प्रदेश कार्यालय में सिर्फ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, असत्य आंकड़े पेश करने की ट्रेनिंग दी जाती है? 3 लाख से ज्यादा शासकीय पद रिक्त है, आपने भर्ती प्रक्रिया को अवरुद्ध कर रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह के गए थे 15 अगस्त से पहले 1 लाख पदों पे भर्ती कर लूं। मिलन जी सुन ही नहीं रहे, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमक यहाँ पे दावे पेश कर रहे हैं। सही बात यह है कि आपके पास सत्य जानकारी नहीं है, उपलब्धि नहीं है, तो जो स्वयं रोजगार खुद से करे जा रहे उसका भी क्रेडिट आपको चाहिए। आपकी परेशानी यह है 10 सालों में आप कुछ भी देश के युवाओं के लिए कर नहीं पाए। अरे आप तो मध्य प्रदेश में बताइए कितनी बेरोजगारी खत्म कर दी, कितनी महंगाई खत्म कर दी। मिलन भाई मुद्रा लोन की बात करते हैं, मुद्रा लोन में 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया। चुनौती देता हूं, 95% जो आवेदन होते हैं वो बैंक निरस्त कर देता है। इसके बारे में जरा बाहर जाके जमीनी रूप से जानकारी एकत्रित कीजिए। सबसे ज्यादा सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें होती है कि मुद्रा लोन में भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशन मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश में युवाओं को ठगने का कार्य आप चारों तरफ से कर रहे हैं। आपके दलाल बैंकों में जाके युवाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। विवेक जी, मैं आशीष जी आप लगातार सुन रहे हैं कि किस तरह से तो जवाब तीसरे चरण में जो मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात टीवी की डिबेट में तो हो रही है। क्या लगता है आपको इस तरह से जनता के बीच में इस तरह के, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, दूसरे मुद्दों को लेकर क्या पार्टियों के नेता इतने ज्यादा संजीदा हैं? आपको लगता है क्या मुद्दे तीसरे जो फेज में आने वाले जो मतदान होगा, क्या उसमें ऐसा लगेगा आपको 5-7 दिन के भीतर कि लगातार? और क्योंकि आज जो अभी मैं सुन रहा था तो खड़गे जी ने भी कह दिया कि भाई पीएम तो देश को बर्बाद कर देंगे, और इस तरह की बात जो शब्दावली है धीरे धीरे जो आ रही है। देखिए, ये जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसका हश्र भी इसी तरह से आया था कि वो चुनाव में शब्दावली बिगड़ी थी और चीज़ें भी बिगड़ गई थी। लेकिन ये चीज़ें जो होता है कि ये आक्रोश की भी एक इसकी वो माना जा सकता है, लेकिन सही जगह पे सही समय पर जब चीज़ें निकलती हैं, ये दोनों पक्षों के लिए है। जिस तरह की भाषा दोनों तरफ से चलने लगी है वो गलत है। लेकिन देखिए, मैनिफेस्टो से चुनाव शुरू होकर तीसरे चरण पर आया है, लगातार वो जो इसके लिए पैंतरे अपनाए गए उससे मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब यही होता है कि मतदाता ये चाहता है कि उसके मूल मुद्दों पे चुनाव हो। वो इतने सारे शोर के बीच में भ्रमित जरूर हो सकता है, थोड़ा सा चकित भी हो सकता है, लेकिन जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भी मुद्दे हैं जो उसको छूते हैं, उसके वर्ग को छूते हैं और जो मैनिफेस्टो में लिखे गए हैं उस पर जितना चुनाव करने की कोशिश की जाएगी, मुझे लगता है मतदान प्रतिशत उससे ज्यादा इंप्रूव होगा। इससे तो ये हो सकता है कि मतदाता इन सारी प्रक्रियाओं से और डिटैच होगा। 2 चरण हम देख चुके हैं कि उसकी संख्या है लगातार कम ही दिखी गई है। तो इससे ये भी तो भापा जाना चाहिए कि शायद मतदाता किसी और मुद्दे पे चुनाव चाह रहा है। बस थोड़ा सा जवाब जो है मिलन जी आप ही बताएं, लगातार जो मतदान कम होने की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश का मतदान जरूर कम हुआ, लेकिन दूसरे राज्यों में छत्तीसगढ़ की बात की है तो वहां मतदान काफी आगे था, मतलब छत्तीसगढ़ काफी आगे था उन 3 सीटों पे। तो आपको लगता है कि क्या तीसरे चरण में जो अब मतदान होगा मुद्दों पे जाएंगे कि लगातार जिस तरह से जो कांग्रेस से लोगों को लेके आ रहे हैं तो मनोबल गिराएंगे कांग्रेस का? देखिए, जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रयास किया, चाहे वो चुनाव आयोग हो या अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में हमेशा अग्रसर रहा। हमारे यहाँ का बूथ अध्यक्ष, पेज प्रभारी जैसी जो हमारी एक नीचे श्रृंखला है, जो मजबूत माइक्रो मैनेजमेंट हम मानते हैं जिसको, हमारी ताकत भी वही है, वो हमेशा मतदाताओं के बीच सक्रिय रहता है और वो याद दिलाता है कि आपका मतदान बहुत उपयोगी है और ये बहुमूल्य है। इसका उपयोग करके आप अपना एक अच्छा प्रतिनिधित्व देकर सदन में भेजकर आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनको पूरा करने की दिशा में एक नेतृत्व भेज सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो आज मतदान गिरा है वो कांग्रेस पार्टी का मतदान है, जो हताशा निराशा में कांग्रेस का कार्यकर्ता दिख रहा है। बिल्कुल ये अपना आकलन हो सकता है कि उसका फायदा किसको मिलना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
यदि तीसरे चरण का मतदान बढ़ाना है तो जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि मुद्दों पे बात होगी तो वोटर जरूर निकल के आएगा। आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत।